अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। और जैसा आपको पता है, हम पहले भी अपनी पहली जो स्लाइड है वो हमेशा इंटेंशंस की बनाते हैं। आज सेशन 5 के बाद सेशन 6 है, रिगार्डिंग द सेम चैप्टर जो हम पहले पढ़ रहे थे। बिफोर गोइंग इनटू चैप्टर, हम छोटी सी एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने ये पूरा काम जो भी करना है ना, उसकी हमारी इंटेंशन एक ही होनी चाहिए, जैसे पहले भी हमने बताया। आज ना उसी इंटेंशन को ना एक और नजरिए से पढ़ेंगे। हर दफा मैं एक नई आयत या कोई नई ऐसी हदीस जो हमारे पर्पस से हमें दोबारा से अलाइन करती हो, वो ढूंढकर बयान करती हूँ, क्योंकि इससे ना आपकी अटैचमेंट जो है ना, पूरा सेशन मतलब सुनने का जो अंदाज होगा ना, वही बदल जाता है जब हम अपने पर्पस से अलाइन हो जाते हैं। इवन सुबह को उठने का मकसद भी बेसिकली यही है। सुबह जो फजर की नमाज भी हम पढ़ते हैं वो इसी वजह से, जिसके बारे में कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और माफिया से बेहतर है अगर सुबह की दो सुन्नत आपने पा ली। तो उसकी जो पीछे मेन रीजन है वो यही है कि आपको पूरा दिन जो है ना वो उस एक पर्पस से अलाइनमेंट के साथ गुजरता है। अच्छा, अलामा इकबाल का एक शेर है जो हमने बहुत सुना है, और बहुत ही खूबसूरत शेर है, और इसको जिसे समझ लिया, मुझे लगता है कि दीन का जो क्रक्स है ना वो उन्होंने इस इन दो अशार में बयान कर दिया। खुदी का सरे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी वही है जिसको हम नफ्स भी कहते हैं। और इसमें, इस कलमे में ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बारे में हमने पहले भी जब पढ़ा था तो इसकी पूरी डिटेल से मैंने तशरीह की थी, जो मतलब अपनी एक सोच के हिसाब से कि जिस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए और हमने नहीं देखा, वो ये थी कि इंसान जब अ, अल्लाह को मबूद समझेगा ना, और तो उसके अगेंस्ट जितने भी ओपोजिट में जितने भी नजरियात होंगे ना, वो सब हमारे लिए फॉल्सहुड में होंगे। ला इलाहा का मतलब ही ये है, और इल्लल्लाह का मतलब है कि सिर्फ अल्लाह। ठीक है ना? तो उसमें होता क्या है कि जो खुदी है ना हमारी, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से ना हमारे लिए, ये हमारी खुदी एक बहुत बड़ी रूहानी ताकत है, हमारी असल पहचान है, इसको खुदी कहते हैं। तो जो हमारी असल पहचान है, वो किसके किसके अगेंस्ट, मतलब किसके सामने झुकी होनी चाहिए इस कलमे के आगे। खुदी की तामीर भी उस वक्त होगी जब इंसान दिलो जान से अल्लाह के सिवा हर दूसरी ताकत को रद्द कर देगा। और इसी में ना सबसे बड़ी जो चीज आती है वो जहाद बिल नफ्स है, यानी कि आप अपने नफ्स के अगेंस्ट जब अल्लाह के लिए काम करेंगे। देखिए, इंसान जो है ना वो किसी ना किसी का गुलाम होता है, क्योंकि वो अब्द बनाया गया है ना। तो असूलन तो वो अब्द बनाया गया है अल्लाह का, लेकिन जब इंसान अल्लाह के अगेंस्ट चला जाता है तो वो अपने नफ्स के भी अगेंस्ट चला जाता है। सॉरी, तो वो अपने नफ्स का फॉलोअर हो जाता है, नफ्स का गुलामी का शिकार हो जाता है। तो ये चीज भी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कहीं गलती से भी हम अपने नफ्स की गुलामी में ना आ जाएं। तो अल्लाह की असल बंदगी ही तब से शुरू हो गई। फिर दूसरे मिसरे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तेग वो होती है ना जिसे तलवार से तशबीह दे रहे हैं वो खुदी को, कि ये एक ऐसी तलवार है, ये उस वक्त कारआमद है जब इसके पास एक फसा हो, यानी इसको कंट्रोल करने वाली कोई चीज हो। और वो कंट्रोल करने वाली चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी आपके नफ्स को कोई और चीज कंट्रोल नहीं कर सकती सिवाय इस अकीदे के। अगर आप इस अकीदे से बाहर हैं, तो आप चाहे जितना मर्जी उसको पॉलिश करें ना अपनी, यानी कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन हम जितनी मर्जी कर लें, अगर उसका पर्पस ये नहीं है ना, तो हम केओस फैलाएंगे, हम कभी सोसाइटी की अपनी बेहतरी नहीं चाह सकते उसमें। तो ये इसका मेन क्रक्स मेरा दिल था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इसी इंटेंशन की बेस पे हम चलेंगे कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने अपने लिए करनी है, उसमें हमारा पर्पस ये ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए। कुरान में भी अल्लाह ताला इस चीज को ना बड़ा क्लियरली बयान करते हैं कि क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना मबूद बनाया हुआ है। ये शुरू में भी हमने ये आयत पढ़ी थी, तो इसको रिपीट करने का मकसद ये कि हमें इस चीज को बार बार देखना है। देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है ना, ये आसान नहीं होता, और इसको आसानी तब मिलती है जब हम बाकी इन डिजायर्स की, अपने नफ्स की ख्वाहिश से बाहर निकलेंगे, इनकी गुलामियों से बाहर निकलेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक स्ट्रगल है, जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिहा, यानी अल्लाह की राह में कोशिश करो, मेहनत करो, उतनी जितनी उस हक है अल्लाह का। मतलब आप सोचें, अल्लाह का हक तो बहुत बड़ा है ना।
तो हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी वो वाली मेहनत करेंगे जितना वाकई अल्लाह का हक है, कि हम उसकी खातिर अपने आप को बदलें और अपने आप को उस पॉइंट पर लेकर आए कि अल्लाह हमें कबूल करे, ऐसा कल्बे सलीम अता करे, हमारी ऐसी फितरत जो है, जिस फितरत पे अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसको वापस पा ले। तो आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर 10 चल रहा था, जिसमें हमने पढ़े थे द फोर फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स ना, चार फोकस में से मैं छोटा सा ना आपको एक ओवरव्यू भी दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने ना सेशन शायद ना भी लिया हो पिछला, तो क्योंकि अगले दो पॉइंट्स भी समझ नहीं आएंगे जब तक हम पिछले दो फोकसेस को जरा एक दफा गो थ्रू नहीं कर लेते। अच्छा, अब इसमें पहला ये था कि पहले दो हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा फोकस ज्यादा इन दो पे रहेगा। सबसे पहला जो था, कैपिटलाइजेशन ऑफ आईक्यू, यानी कि आपका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना, इसको आपने कैसे कैपिटलाइज करना होता है। इसमें हमें जो हमने पूरा ओवरऑल क्रक्स जो था वो यही था कि एक चीज हमें सोसाइटी ने बताई है जो कि गलत है, कि पैदाइशी तौर पे कोई बंदा अफलातून होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती। ये जो चीज है ना, ये ऐसी है जो हमने सिर्फ एक ऐसी बिलीफ पैदा कर लिया हुआ है अपने अंदर। तो वो कहते हैं कि इस चीज को ना खत्म करने के लिए, ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है ना, इस वजह से भी हमारे साथ ये हुआ है। और उसमें हुआ ये है कि हम अपने बारे में ना एक स्टोरी लिखते हैं, और फिर उसी को ना सबकॉन्शियसली अडॉप्ट करके उसी के मुताबिक एक्ट करते रहते हैं। ये हमारा असल में मसला है। और वो स्टोरी सिर्फ हम अपने अपने दिल से नहीं लिख रहे होते, हम लिख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से, जो हमें बता रहा होता है कि यार देखो देखो तुम में ये बुराई है या ये अच्छाई है, या जो भी हमें बता रहे होते हैं कि दुनिया में ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। तो ये चीजें ना हम अपने अंदर कहते हैं हाँ हाँ हाँ, यूं यूं ही होना चाहिए और यूं ही होता है। तो ये एक चीज है जिसको हमें नोट करने की जरूरत है कि मेरे दिमाग में कौन सी ऐसी चीजें हैं। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में हम कर सकते हैं, बट वी मेक एक्सक्यूजेज एंड देन रिसाइट देम सो मेनी टाइम्स कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन कर देते हैं कि हाँ हाँ यही सच है, मैं नहीं कर सकता। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई काम करने जा भी रहे होते हैं, और छोटी सी भी हर्डल आती है ना हमारी स्ट्रगल के अंदर, तो हम फौरन लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये वजह है, बस मैं नहीं कर पाया क्योंकि फलां ने मुझे ये कह दिया, या कोई पास्ट इवेंट्स होते हैं जो जिनके साथ हम वॉर में जिंदगी गुजार देते हैं। तो इन चीजों से बाहर निकल के ना हमें अपने अपने दिमाग के ऊपर काम करना है, अपना अपने जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो हमें अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन पोटेंशियल दिया ना, उस पर काम करना है। उस पर काम करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये दो काम हमने सोचे थे, जो हमारे टास्क में भी थे, कि री राइट द नैरेटिव। जो नैरेटिव हमारे बारे में हमने खुद डिसाइड किया हुआ है ना, उसको रीराइट कर लें। आज बैठ के देख लें कि मुझे क्या बनना है, तो मैंने ना उसके मुताबिक अपने नैरेटिव लिख लेना कि जी मैं तो ये बना, हाँ हाँ मैं यूं हूं और मैं ऐसा हूं। तो इस चीज को ना लाजमी लाजमी आपने ने ध्यान में रखना है कि ये जो नैरेटिव है ना, हमने लोगों के बनाए हुए नैरेटिव पे नहीं चलना आपसे। हमने अपना, जो हमें हमारे दीन के मुताबिक और जो हमें जैसा बनना चाहिए, खातून है कोई तो अगर वो अच्छी बीवी का उसका दिमाग में है तो वो कैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि जो सोसाइटी बताती है। ठीक है ना, मेरा नैरेटिव मेरे हिसाब से होना चाहिए कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म दिया, हमारे दीन ने इस चीज का हुक्म दिया, तो बस मेरा नैरेटिव यही है कि मैंने ये बनना है, लोग चाहे जो मर्जी करें। ठीक है ना। एनरिच योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसमें भी बड़ी एक चीज आती है, हम जब इतने एक्सक्यूजेस बनाते हैं ना और उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो शटर हो जाता है। तो उसको भी हमें एनरिच करना है। साथ साथ सेल्फ एजुकेशन के ऊपर काम करना है। इसमें इजी नहीं बैठना, कोई स्किल सीखनी है, कोई काम जो भी पर्पज है हमारा, उसके अंदर अपने आप को फुली एजुकेट करना है। ये हमने जो पहले तीन सक्सेस स्टेप फॉर्मूला था ना एक, कि इसमें तीन स्टेप्स थे, कि बेटर अवेयरनेस रिजल्ट्स इनटू बेटर चॉइसेस, एंड देन बेटर चॉइसेस रिजल्ट इन दी बेटर रिजल्ट। तो इसलिए अवेयरनेस के लिए ना ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट था डिस्ट्रैक्शन से आज़ादी। ये हमारा आज के दौर में तो ये बहुत ही मतलब समझ लें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी हर्डल बन चुकी है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके हम इंशाल्लाह इस पे भी बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं, और क्यों बचना है और कैसे बचना है उसके ऊपर भी। होता क्या है कि हमें सबको पता होता है कि मैं अपना दिन जो है ना वो जीरो वाली एक्टिविटीज पे गुजार चुका हूँ, लेकिन हम ना इमोशनली उसको ना बीट नहीं कर पा रहे होते। तो इन चीजों पे हमने काम करना है। वक्त के साथ इंशाल्लाह कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे ऐसी, जिससे हमें खुद एहसास होगा कि कहाँ कहाँ मैं अपना टाइम जो है ना वो वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज उन्होंने यहाँ पे बड़ी मजे की लिखी थी कि जो बड़े बड़े आउटस्टैंडिंग लोग हैं, जो रूटीन में हम देखते हैं कि
मतलब उनकी सोच, उनका बात करने का तरीका, उनका फलसफा बड़ा बेहतरीन है। इंटेलिजेंट भी है, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्रोकन फोकस सिंड्रोम, के एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, दिमाग इधर उधर इधर बहुत फिरता है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस की वजह से है, जो हमारे आज के दौर में वाकई बहुत ज्यादा है। बहुत से गैजेट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, हर वक्त कुछ ना कुछ, कहीं टीवी चल रहा है साइड पे, कहीं फोन पे भी साइड पे कोई बात भी कर रहा है। मतलब क्योस ही क्योस बना हुआ है। तो उसमें से हमें निकल के ना, और वो निकल हम किस टाइम सकते हैं, जब तक हम अपना सुबह के वक्त को प्रॉपर यूज नहीं करते। अच्छा, फिर हमने एक एंशियंट ब्रेन और मास्टर ब्रेन के बारे में पढ़ा था, कि जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, तो हमारा एंशियंट ब्रेन जो हमें सर्वाइवल मोड में लेके जाता था वो ट्रिगर हो जाता है, और हमें चेंज से डराता रहता है। हमारा कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी परसेप्शन, मतलब चीजों को ऑब्जर्व करने की और परसीव करने की जो स्किल होती है वो नैरो हो जाती है। और हम एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस बचती हैं, कि या तो फ्लाइट, फाइट और फ्रीज। फिर हम escape रूट्स निकालते हैं, कि जी मैंने कौन सी डिस्ट्रैक्शन में जाना है, मेरी जान छूटे इस अजाब से जिसमें मैं फंस रहा हूँ। तो ये चेंज जो होता है ना, वो आपके अंदर इतना चेंज लाता ही लाता है कि आप एक दफा हिल जाते हैं। लेकिन जिसने वो पार कर लिया, इस कोर्टिसोल को दबा के वो आगे निकल गया, वो कामयाब हो जाता है। और आपकी जो एस्केलेशन है इस चीज से, वो मतलब उसके लिए जरूरी होता है कि आपका आइसोलेट होना, दुनिया से, लोगों से थोड़ी देर के लिए आइसोलेट होना। वो आइसोलेशन आपको सिर्फ सुबह के वक्त में मिलती है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, ये बड़ा जरूरी है कि ये एक साइकोलॉजिस्ट है, वो ये कहते हैं, कोग्निटिव बैंडविड्थ की टर्म यूज करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, हमारे पास जो मेंटल कैपेसिटी होती है ना, सुबह के वक्त एक थोड़ी सी लिमिटेड होती है। हम पूरा दिन में उसको अगर फजूल एक्टिविटीज में गुजार देंगे, तो असल एक्टिविटीज में जिनमें फोकस चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए, वो हम उसमें अपना वक्त जाया कर देते हैं, तो हमारी कैपेसिटी भी नहीं बचती। इसलिए हम इतनी जल्दी मेंटली थक जाते हैं कि हमसे असल काम नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम जीरो वैल्यू एक्टिविटीज के ऊपर अपना दिन गुजार चुके होते हैं, विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्केड्यूलिंग, विदाउट एवरीथिंग। अच्छा, उसमें हमने एक छोटा सा ये एक पढ़ा था, कि जो मॉर्निंग जीनियस का एक सीक्रेट है, जिसको हमने कहा था ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। यानी कि जो मास्टर ब्रेन होता है हमारा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आपको ख्वाब भी दिखाता है और डिसीजन मेकिंग में काम करता है, और मतलब जीनियस लेवल की इंसाइट्स दे सकता है आपको वो। लेकिन मसला क्या आता है कि एंशियंट ब्रेन उसको दबा देता है अपने फियर की वजह से। तो हम क्या करते हैं कि सुबह के वक्त जब हम उठते हैं, तो हमारे पास साइलेंस होता है, स्टिलनेस होती है, कोई चिक चिक नहीं हो रही होती दुनिया की, और अकेले में उसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं वो शिफ्ट होती हैं, बीटा से अल्फा से थीटा तक भी चली जाती हैं कुछ लोगों की। कहने का मकसद ये है कि ये वो ब्रेन वेव्स, उस ये मैंने लास्ट टाइम भी इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, कि उस टाइम पे जो रेस्टिंग पोजीशन होती है ना, उसमें थीटा वेव्स भी होती हैं, और वो बहुत ही कमाल किस्म का ना, उसमें हमारे जो जितने केमिकल्स होते हैं, ये हॉर्मोन्स, इनका एक खास किस्म का ना बैलेंस कायम हो जाता है इस सिचुएशन में। कि कोर्टिसोल यानी फियर हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, आपका डोपामाइन बढ़ जाता है, और सेरोटोनिन जो है वो भी मतलब कमाल का हो जाता है, कि आपको एक सुकून भी महसूस होता है, और आपकी जो दुनिया को परसीव करने की वो जो हिस्स होते हैं ना, वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, वो उस वक्त इस तरह खामोश होता है कि मतलब वो हर वक्त की डिसीजन मेकिंग और चिक चिक में नहीं फंसा होता, बल्कि वो क्रिएटिविटी के लिए ना फ्री हो जाता है। अच्छा, इसके लिए क्या करना होता है, कुछ टिप्स जो हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, वो ये था कि आप अपनी लाइफ को ना, हमने कॉम्प्लेक्स जो किया है ना, पुराने जमाने में लोग ना अपनी लाइफ बड़ी सिंप्लीफाई रखते थे। वो क्या करते थे, स्ट्रीम लाइन कर लेते थे हर चीज। अब सिंप्लीफाई यूं भी किया जा सकता है कि हमारे घरों में ना, हम फील भी करते हैं, जिस कमरे में भी हम बैठे होते हैं ना, इतना क्लटर चीजें जमा है, मतलब बड़ा केओस किस्म का अब हमारा सेटअप हो चुका है। पुरानी चीजें भी हमने रखी होती हैं, और नई से नई भी आ रही होती हैं। तो एक इतना क्लटर होता है कि उसको जब तक डीक्लटर नहीं करेंगे ना, तो हम हमारे दिमाग में भी वो क्लटर जमा होता रहता है। तो इसके ऊपर भी साइंस बहुत कुछ कहती है, अगर वक्त मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि आप ना अपना टाइम मैनेज करने की बजाय ना अपना फोकस मैनेज किया रहे। यानी कि टाइम स्लॉट्स ना रखा करें, फोकस स्लॉट्स रखा करें, कि मेरा ये टाइम फोकस का है, इसमें मैंने बस ये करना है ना, तो इस फोकस पीरियड के अंदर मेरा इसके ऊपर ही फोकस रहेगा, मैंने इधर उधर भटकना नहीं है। तो इससे भी आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। और हाई वैल्यू एक्टिविटीज को प्लान करना है हमेशा। ठीक है ना? तो मल्टीटास्किंग की बजाय एक वक्त में एक चीज के ऊपर, जैसे हमने पढ़ा था ग्रैनुलरिटी का कॉन्सेप्ट, कि एक ही चीज के ऊपर बड़े फोकस के साथ काम करना। अच्छा, अब हम अपनी मेन थर्ड जो हमारा फोकस था, वो था कि पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। अच्छा, इसको अगर आप देखें,
इसमें बड़ी कुछ ना, मैंने उनकी कोट्स यहाँ पे कॉपी की हैं, जो राइटर हैं उनकी, रॉबिन भाई की। वो ये कहते हैं कि जो ग्रेटनेस होती है ना, बेसिकली ये आपकी इनसाइड गेम है। इट्स फ्रॉम योर इनर साइड। इट्स नॉट कि दुनिया जो देख रही होती है या जो हमें आउटर वर्ल्ड नजर आ रही है ना, वो कोई ग्रेट चीज होगी, नहीं। वो कहते हैं इनसाइड गेम होती है ये। अब कैसे? बड़े बड़े एथलीट जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिस में जितना टाइम लगाते हैं ना, वो इतना परफॉर्मेंस जो है ना, फिर उनके लिए बड़ी एक जैसे होता है ना, रवा हो जाती है, वो एक रूटीन बन जाती है। पर वो ऐसा परफॉर्म करना उनके लिए रूटीन होती है। तो आपकी जो मॉर्निंग प्रैक्टिस की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी ना, उतना ही आपकी डेली बेसिस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो स्वेट मोर इन प्रैक्टिस एंड ब्लीड लेस इन वॉर। तो ज्यादातर जो जंगे होते हैं ना, उसमें वो कहते हैं कि विक्ट्री जो है ना, उससे पहले हो चुकी होती है, यानी कि दिलों में लोगों को पता चल चुका होता है कि यार यही जीतेगा। उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि उनको पता होता है उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। ऐसी ही तैयारी चाहिए हमें डेली बेसिस पे, सुबह उठ के अपने दिन से लड़ने के लिए। अच्छा, अब एक इसके ऊपर ना उन्होंने स्टडी बताई है, एक साइकोलॉजिस्ट है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी परफॉर्मर कोई स्किल अगर उसने चूज की है अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए उसको करना क्या है कि डेली बेसिस पे 10 साल के लिए 2 घंटे एंड 44 मिनट, 2 आवर्स एंड 44 मिनट्स ऑफ डेली इंप्रूवमेंट उसको उस चूजन स्किल के ऊपर चाहिए। तब वो क्या करेगा? वो एक लेवल पे जीनियस इंसान कहलाएगा, सिर्फ तब। तो ये बड़ी एक बात थी कि मतलब प्रैक्टिस जो है ना, वो इतनी जरूरी होती है, और हम बाज़ औक़ात इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं। प्रैक्टिस इन द सेंस, आपका कोई भी पर्पज हो सकता है, और उसमें जो भी काम आपको सबसे पहले करना है ना, उसकी प्रैक्टिस, मतलब जो भी स्किल भी आपने लेनी है, विदाउट प्रैक्टिस जो है ना, आप जीनियस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जितनी दफा करेंगे उतनी दफा कुछ ना कुछ आपको नया रिजल्ट मिलेगा, नई कुछ नई 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 लर्निंग होगी। अच्छा, अब इस सबसे पहले ना, इस प्रैक्टिस को भी अगर हम देख लेना, तो उसमें सबसे पहले, उससे भी पहले क्या करना है कि जी, जो भी हमारी आउटर वर्ल्ड में हो रहा है ना, वो एब्सोल्यूट कॉन्सिक्वेंस है जो कि हमारे अंदर चल रहा होता है। यानी जो हमारी इनर साइड है, उसको जब तक हम नहीं ना देखेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी इनर वर्ल्ड को इग्नोर करके, हमें लग रहा होता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं जैसा भी है दुनिया में बाहर तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, हम उसी में जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। इसमें बड़ा इशू ये होता है कि आपके अंदर केओस मचा होता है, और बाहर की दुनिया जितनी मर्जी जगमगा ले, जैसे हम कहते भी है ना कि दिल का हाल इतना बुरा है और बाहर दुनिया जैसी भी है तो हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो ये चीज इसलिए इतनी जरूरी होती है, यानी कि अंदर जब तक आप बिल्ड नहीं करेंगे, तो दैट्स व्हाई हियर कम्स द पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस, कि आपकी पर्सनल लेवल पे जो मास्टरी है ना, वो आपने कैसे अचीव करनी है। अच्छा, इसमें भी मुझे ना अल्लामा इकबाल का ये शेर बड़ा पसंद आया कि क़याम मशरिक से लिया मैंने, कि मेहनत कशों से है, कि कशों से इश्क है मुझको, बेज़रों से। मतलब वो कहते हैं कि जो लोग ऐसे बैठ के खाने वाले होते हैं ना, उनसे बहुत बेहतर होते हैं वो जो मेहनत कश है। क्योंकि हुनर है सरे जिंदगानी, अमल है रूहे यकीन। आपके पास जो है ना कोई लाइफ में ना कुछ भी करना है ना, तो हुनर की बड़ी जरूरत होती है, और अमल आपकी यकीन से होता है। तो हमारा काम भी ऐसा ही है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जो स्ट्रगल है ना, वो इनएविटेबल है। तो स्ट्रगल तो लाजमी बात है, स्ट्रगल के बगैर आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो ये स्ट्रगल जो होती है ना, ये आपको आपके स्ट्रगल हमने करनी किस लिए? अपने इनर एम्पायर्स को बिल्ड करने के लिए। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ेंगे, जितना भी एक्सटर्नल जो चीज होती है, वो आपकी इंटरनल को ही एक्सप्रेस कर रही होती है ना। तो हमने अब इंटरनल के ऊपर काम करना है। इसमें ना हजरत अली का एक कौल था, जो कि बिल्कुल इस बात से रेलेवेंट था, कि जो आपका माइंडसेट होता है ना, वो आपके आउटकम को शेप कर रहा होता है। जैसे हम अभी सोच रहे हैं, यानी कि whoever corrects his inner self, अल्लाह will improve his outer affairs। यानी जो अपने अंदर की सलाह करना शुरू कर देता है ना, तो अल्लाह ताला उसके बाहर के अफेयर्स को खुद ही इंप्रूव करना शुरू कर देता है। और यही रोबिन भाई भी कह रहे हैं कि जो आपका जो माइंडसेट होता है ना, जो आपको इनर जो चीज होती है, वो आपके बाहर की दुनिया को भी इंप्रूव करना शुरू कर देती है बाय डिजाइन। तो ये दोनों यहाँ पे हमारा दीन और रोबिन भाई, ये तो सेम ही बात कर गए हैं फिर से। अच्छा, अब हम ढूंढेंगे कि जो हमारी इनहेरेंट पावर है ना हमारे अंदर, वो किन चीजों में है, और किन चीजों को हमें एक्चुअली में बिल्ड करना है। तो हम इसमें ना 4 इंटीरियर एम्पायर्स की आज बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी आता है, बहुत से लोग जैसे उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या होगा अगर मैं सुबह 5 बजे उठने वाला जो भी ये मुअम्मा है, अगर मैं, जैसे हमें सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो बीच में मैं 5 दिन ये कर लूं और 2 दिन मैं रिलैक्स होकर सोता रहूं।
तो इसमें ना रोमन भाई ने ना एक बात लिखी, तो वो मुझे इससे बड़ी रेलेवेंट लगी कि हमें हर चीज में छुट्टी चाहिए होती है ना। तो वो ये कहते हैं कि देखिए, पार्ट टाइम कमिटमेंट ट्रूली डज डिलीवर पार्ट टाइम रिजल्ट्स। हमारी कमिटमेंट क्योंकि पार्ट टाइम होती है ना, इसीलिए हमारे रिजल्ट्स भी पार्ट टाइम होते हैं। तो इसलिए ना अपने दिमाग में जब ट्रांसफॉर्मेशन का आपने सोचना है ना, तो वो फिर पूरा 24/7 वाला ट्रांसफॉर्मेशन सोचना है, क्योंकि इसके बगैर ना चल नहीं सकेंगे। अच्छा, अब फोर जो एम्पायर है ना, उन पे चलते हैं। अच्छा, अब इन चारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इंसान के अंदर ये बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, ठीक है। इन एम्पायर्स को जिसने बिल्ड कर लिया वो कामयाब है। अब कैसे? देखिए, माइंडसेट, इस बारे में तो बड़े बड़े गुरुज भी आपको बताते होंगे कि माइंडसेट जो है ना, इसको, माइंडसेट होता क्या है? ये होते हैं आपके डीप बिलीव्स। और ये बात बड़ी सच्ची है कि आपके जितने भी डीप बिलीव्स होते हैं ना, यही आपकी डेली बिहेवियर्स को ड्राइव कर रहे होते हैं। मतलब जो भी आपके सबकॉन्शियस में चीजें डली हुई हैं, आपका जो माइंडसेट बना हुआ है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। इसके बारे में बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि अगर आपने माइंडसेट को बेहतर करना है तो आप साइकोलॉजी ऑफ पॉसिबिलिटी या पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब अच्छी सोच के साथ साथ भी आप इसको बेटर कर सकते हो, और बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। लेकिन माइंडसेट को इम्प्रूव करके यू कैन नॉट बी फुली इम्प्रूव, यानी कि आपकी आउटर लाइफ पूरी इम्प्रूव नहीं हो सकती। हाँ, हम इसको 25% मास्टरी इक्वेशन जो है ना, उसमें 25% हिस्सा इसको दे सकते हैं। वाई? क्योंकि देखिए, अगर तो आप दुनिया, मतलब माइंडसेट जो है आपका बिल्कुल आपने इस पे बड़ा काम कर लिया, लेकिन अगर आपका हार्ट प्योर नहीं है तो फायदा नहीं देगा, ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। तो जस्ट वर्किंग ऑन योर माइंडसेट will never deliver the fullness of your, जो आपको अल्लाह ताला ने जो जीनियस आपके अंदर रखा है ना, वो पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो उसके लिए आ जाता है हार्ट सेट। हार्ट सेट आपकी इमोशनल लाइफ होती है। जितने मर्जी बैटल प्रूफ बिलीव्स हो, या जितनी मर्जी आपकी वर्ल्ड क्लास किस्म का माइंडसेट हो, आप विन नहीं कर सकते जब तक आपका दिल में गुस्सा भरा है, उदासी है, या कोई डिसअपॉइंटमेंट है दुनिया में, या आपके दिल में कोई भी किसी किस्म का भी फियर है। आप खुद सोचे ना कि आप कोई भी अमेजिंग किस्म का काम कैसे कर सकते हैं जब तक आपके दिल ही साफ नहीं है, टॉक्सिक फीलिंग्स आपके अंदर हैं जो आपको आपका बर्डन आउट करती हैं आपको, ये सारी चीजें। आपके माइंड में भी क्लैरिटी नहीं आ सकती। तो अ, अपनी इस चीज को ना, हार्ट सेट को बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से कि इसका ताल्लुक सिर्फ आपके साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके पूरे माइंडसेट के साथ भी है। नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एवर हैपन्स, बिकॉज जब भी हम बहुत काम कर रहे होते हैं मेंटल लेवल के ऊपर और अपने माइंडसेट के, लेकिन इमोशनल लाइफ हमारी जब तक मेस होती है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। कब होती है मेस? जब हम अपने पास्ट में फंसे होते हैं, कोई अनफॉरगिवन चीजें होती हैं जिनको हम माफ नहीं कर रहे होते, या हमने कोई अनहेल्दी इमोशंस होते हैं जिनको हमने ना अपने अंदर दबा के रखा होता है, जो हमें बार बार हर्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें ना एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने भी ये चीज बोली कि जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस है ना, दे विल नेवर डाई, दे आर buried alive and they will come forth later in uglier ways. Please hold a second. अच्छा, अब इनका इशू क्या होता है कि ये जब हमारे अंदर ये अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस रह जाते हैं ना, तो ये बाद में ना बड़े बुरे तरीके से सामने निकलते हैं। तो जितनी मर्जी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की स्ट्रगल चलती रहे ना, जब तक हम इन पे काम नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ एक एक बहुत ही कम हिस्सा, कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकेगा। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको हार्ट सेट पे भी काम करना है। अच्छा, अब सिर्फ इसमें ये नहीं है कि आपने नेगेटिव इमोशंस ही सिर्फ रिमूव करने हैं, बल्कि बल्कि आपको इसके अंदर ना अपनी जो लाइफ की फ्रस्ट्रेशन से जो हमें मिलते हैं, आपको इसको हेल्दी जो आपके इमोशंस होते हैं ना, उनको भी एम्पलीफाई करना होता है।
सो अपग्रेडिंग द हार्ट सेट अलोंग विद ग्रोइंग योर माइंड सेट, ये दो काम जो है ना, ये 50% काम हो जाएगा आपका। अच्छा, इस 50, प्लीज होल्ड अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हार्ट सेट के बाद ना एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सबको पता है, हेल्थ सेट। हेल्थ सेट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन बोथ ऑफ दीज। आप देखिए ना कि हेल्थ सेट के बगैर ना आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है। जब भी आप इन दोनों चीजों पे बेशक काम कर लें, आपका होता क्या है कि जो फिजिकल डायमेंशन है ना हमारी, वो जब तक डायल इन नहीं होती तो आपके जो ब्रेन की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ती। वो नहीं अच्छा, अब ये जो इसकी, अच्छा, हेल्थ सेट में ना जो मेन इशू आता है वो ये है कि जो ब्रेन की एक ऑपरेटिंग कैपेसिटी होती है ना, वो जब तक हेल्थ के साथ बड़ी लिंक होती है, आपकी जो कोग्निशन है वो हाईएस्ट लेवल की हो ही नहीं सकती जब तक आपका आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। आपका एनर्जी आपके अंदर उतनी नहीं होगी, आपका स्ट्रेस डिजोल्व नहीं होगा, आप मतलब इंजॉय नहीं कर सकते लाइफ ना। तो ये तो हम सबको ऑलरेडी पता है। तो लेट्स मूव टू द सोल सेट। अच्छा, सोल सेट जो है ना, इसके बारे में अभी तक पुराने जमाने के जो लोग थे वो किसी हद तक ना इसको सोचा करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद हम मशीन्स बनते जा रहे हैं, तो उसमें ना ये बड़ा मसला हुआ है कि अब हमारे अंदर से ये चीजें निकल गई हैं। होता क्या है कि जो सोल सेट है ना, वो बेसिकली है कि आप असल में आप क्या हैं, आपके लाइफ के पर्पस से ये लिंक होता है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या चीज है। तो सोल सेट इज द प्राइम है इन सब में से। यानी कि जब तक आप इस पे काम नहीं करते, हमने ना बहुत साल इसके एक पोर्शन को ना बड़ा निग्लेक्ट किया है। इसमें ना रोबिन भाई एक बात कहते हैं, मैं वो बड़ी हैरान हुई पढ़ के। वो कहते हैं कि वी हैव निग्लेक्टेड दैट पोर्शन ऑफ अवर सेल्फ दैट इज मोस्ट वाइज वंडरफुल एंड इटर्नल। तो सोचे वो किसकी बात करेंगे? इटर्नल तो वही है ना जो मरने के बाद हम भी कहते हैं कि जो रूह है वो हमारी इटर्नल है। तो अब वो कहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी इज प्रोग्राम्ड अबाउट गेटिंग द गुड्स दैट विल बूस्ट पॉपुलैरिटी, यानी वो चीजें लेने के बारे में हमारी प्रोग्रामिंग हुई है। लेकिन कोई भी इस तरफ नहीं आता कि हमारी स्पिरिट को जब तक हम फीड नहीं करते तो जितनी मर्जी आप चीजें जमा कर लें, आपको वो रियलिटी फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि सोल सेट पे आपने काम नहीं किया हुआ। तो सोल सेट पे काम किस तरह से होगा कि आपको कुछ टाइम अकेले और सुबह के वक्त में ही, उसी वक्त में ही अकेले और करेज के साथ, और आपके अंदर जो कंपैशन है वो सब इसी सोल सेट के थ्रू आएगा। जो इट्स ऑल अबाउट कि आपने ना सुबह उठ के इस ये हमारे पास इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। सुबह उठ के जब हम इसके बारे में कहते हैं कि सोल सेट इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग हु यू ट्रूली आर। अच्छा, ये लाइन भी पढ़ के ना मैं बड़ी हैरान हुई और इम्प्रेस भी हुई कि कैसे उन्होंने एक नॉन मुस्लिम होकर इस चीज को समझ लिया कि सोल सेट इज समथिंग कि आपको रिमेम्बर करना है हु यू ट्रूली आर। अब सुबह के वक्त उठ के हम भी यही करते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं, कहते हैं ना एक आधी मौत ही होती है जो हम सोचते हैं जब। तो जब हम उसके बाद उठते हैं तो हम अपने आप को रिमाइंड करा लेते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं किस काम के लिए आया हूँ दुनिया में। तो ये जो मतलब मुझे, वैसे उन्होंने तो इसको 25% पोर्शन ही दिया है कि इसके बाद आप 100% होते हैं, तो मेरी जाती राय तो ये कि जो सोल सेट के ऊपर जिसने मैक्सिमम काम कर लिया तो उसके बाकी चीजें ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक हो जाती हैं, यानी आपके पर्पस के साथ लिंक हो जाती हैं। तो वो कहते हैं जितने भी ये सेजेस सेंट्स और अकॉर्डिंग टू हिम जितने भी हैं तो ये इसके ऊपर बहुत काम करते थे।
ये जो इनसिक्योरिटी, स्कार्सिटी यानी कि कमी है दुनिया में, और खुदगर्जियां और अनहैप्पीनेस, ये सारी चीजें वो कहते हैं फियर की चिल्ड्रन है। यानी कि जब हमारे अंदर ये खौफ पैदा करने वाली जितनी चीजें हैं ना, कि जी दुनिया में रिसोर्सेज भी स्कार्स हैं, ये सब चीजें झूठ हैं। वो कहते हैं असल में अगर हम जैसे ही हम पैदा होते हैं ना, तो हमारी इसके ऊपर कंडीशनिंग की जाती है, हमें हमारी स्पिरिचुअल पावर के साथ इतना डिपार्ट कर देते हैं, हम इतनी दूर हो जाते हैं, और इसी डैमेज वर्ल्ड को हम सब कुछ समझने लग जाते हैं। हालांकि अगर हम सोचें बैठ के, तो हम तो इस दुनिया की स्पीशी ही नहीं है, मतलब हमें तो कहीं और से हम लोग आए हुए हैं, और उसके ऊपर हमारा दीन तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर है, और बड़ी डिटेल में हमारा दीन इस पे बात करता है। अच्छा, अब आप जब इन चारों एम्पायर्स के ऊपर काम कर लेंगे, जो कि हम सुबह के वक्त ही इन चारों एम्पायर्स पे काम कर सकते हैं, उसके पिछले फोकस में हमने ये चीज समझी थी, तो होगा क्या? वही 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है, कि with better daily awareness of our mindset, heart set, health set, and soul set, we'll make the better daily choices, and that will guarantee better daily results. अच्छा, इसके बाद ना कुछ चीजें ये मैंने खुद से ऐड की थी, बुक का पार्ट नहीं है। कुछ ना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मैं रिसेंटली पढ़ी थी, तो मुझे उनके उनकी कुछ सेइंग्स हैं जो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, कि हमारी बहुत से मामलात में ना हमें जहाँ पे रहनुमाई नहीं मिलती, तो वो उनकी उसमें मिल जाती है। अब इसके अलावा बहुत सी चीजें, ये तो सिर्फ मैंने रेलेवेंट रेलेवेंट ऐड किए हैं, लेकिन आई एम अमेज्ड एट हिज इंटेलिजेंस ना। तो जब वो कहते हैं कि देखें, माइंडसेट के हवाले से वो कहते हैं कि कोई दौलत अकल जैसी नहीं, और कोई गुर्बत जहालत जैसी नहीं। कितनी सही बात है, कि अगर इंसान जहालत से ना, जैसे कहते हैं ना, लड़ाई भी नहीं की जा सकती, तो वाकई ऐसा है, जहालत जैसी कोई फकीरी नहीं है। तो इसलिए जो अकल की दौलत है ना, उसको समेटें। हार्ट सेट के हवाले से मुझे जो उनका मिला, कि ये जो इमोशनल सेल्फ है ना हमारा, इसको कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप ये देखें, इसी अकल को जिसको हम अपना सबसे बड़ा दौलत मान रहे हैं, इस अकल को खराब कर देता है गुस्सा। मतलब जस्ट गुस्सा इस अकल को ही खराब कर देता है, कि हमें उस वक्त समझ ही नहीं आती हमने क्या करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट होना इतना जरूरी है। फिर हेल्थ हेल्थ सेट के बारे में उनका एक कॉल है, कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो दौलत हासिल करने में अपनी सेहत खो देता है, और फिर सेहत हासिल करने में अपनी दौलत खर्च कर देता है। और ये तो हम आए दिन देखते हैं, हम सबका हाल यही है। अच्छा, और सोल सेट के हवाले से ना मुझे ये एक सेइंग है इया उलूमुद्दीन में ना, इसका जिक्र आता है कि नमाज मोमिन की मेराज है। तो ये जो हायर सेल्फ से हमें कनेक्ट करती है ना चीज, मैं ये सोच रही थी उस वक्त भी, कि हायर सेल्फ के बारे में और सोल के बारे में, तो ये चीज मुझे हमेशा बड़ी इंटाइस करती है। ये जो एक सेइंग है ना, ये इतनी बड़ी है कि इट्स रियली इम्प्रेसिव, कि सुबह के वक्त हम, और खास तौर पे जो फजर की नमाज के बारे में जैसे हम सुनते हैं, तो वो वाकई मोमिन की मिनाज है, कि जब हम अपने एक हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो सोचें हम, हमारी सोच, हमारा पर्पस कैसे अलाइन हो जाएगा सब चीजों के साथ, और हम किस लेवल पे जाके हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बन जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये ना कुछ टेक्निक्स हैं, ये मैं आपको ना डिटेल में इंशाल्लाह जब अभी टास्क हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें भी बता दूंगी, कि छोटी छोटी उन्होंने एक कुछ टेक्निक्स बताई हैं, कि माइंडसेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कि आपको अच्छी रीडिंग करनी है, रिफ्लेक्शन करना है, और किस तरीके से करना है, वो सब हम इंशाल्लाह इसको एज अ टास्क करेंगे। और ये पिक्चर भी मैं उसमें शेयर कर दूंगी, जिसमें सिर्फ कुछ चीजें ही मेंशन्ड है, कि हार्ट सेट पे काम करेंगे आप टॉक्सिक इमोशंस निकाल के, और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन ग्रेटिट्यूड को ला के, और सोल सेट पे आप काम करेंगे, अपनी ईगो को खत्म करेंगे। और देखें, इसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ को देखेंगे, ट्रूथ कनेक्शन। सी, यानी वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी लाइफ की सच्चाई को नहीं पहचानते, और ये नहीं समझ आते कि दुनिया आरजी है, और हम इसमें कुछ अरसे के लिए हैं, इसकी जो लेंथ इतनी कम है, और उसमें आप अगर चीजें जमा करते जाओ, और अपनी जिंदगी को मतलब एक इतनी कॉम्प्लेक्स बनाते जाओ, तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको जो भी आप लाइफ में पर्पस भी अचीव करना चाहते हैं, वो भी नहीं हो सकता। तो हेल्थ सेट के बारे में ऑब्वियसली, जब तक हम अपनी खुराक के ऊपर काम नहीं करते, हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर काम नहीं करते, अपनी रेस्ट, स्लीप, हाइजीन, ये सारी चीजें इसमें बहुत जरूरी हैं। तो इन सब चीजों को हम इंशाल्लाह, इसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट फोकस है ना हमारा, ये बड़ा मजेदार है। ये इस पे मैंने कुछ अर्सा
तो नहीं, खैर अब मैं काफी हद तक इस पे काम करती हूँ, क्योंकि मैं एक जॉब भी करती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे ये डे स्टैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आउट क्लास है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें वो कहते हैं कि येट व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज क्रिएटिंग अवर फ्यूचर। हम क्या करते हैं, हम अपनी फ्यूचर की लाइफ में ना बहुत ज्यादा ना खोए रहते हैं कि अच्छा मेरे ये प्लान्स हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। हालांकि होता क्या है कि एज यू लिव ईच डे यू क्राफ्ट योर लाइफ। तभी हमारी जो लाइफ जो है ना, एक एक दिन करके ही बुनी जाती है ना। तो यूं चल रहा होता है काम, और हम हमें अंदाजा नहीं होता कि वो दिन भी गुजर जाता है ये सोचते सोचते। तो उससे बहुत बेहतर है कि जो भी हम आज करेंगे, हम अगर हम ये सोचें कि वो हमारा फ्यूचर जनरेट कर रहा है, तो हम आज के ऊपर ज्यादा फोकस से काम करेंगे। तो वो कहते हैं रोबिन भाई कि जी आज का दिन को ऑन करना है, आपने आगे पीछे नहीं सोचना। बेशक प्लान कर लें कि मैंने इतने सालों में ये करना है, मैंने इतने महीनों में ये कर लेना है, बट यू नीड टू ऑन ओनरशिप आपने एक दिन की लेनी है। आप कमिटमेंट भी उसी दिन की कर सकते हैं, उससे ज्यादा का आपको पता भी नहीं है कि आपने रहना है कि नहीं। सो जो 1% कोर्स करेक्शन इंप्रूवमेंट ओवर ईच 24 आवर अलॉटमेंट यू रिसीव, वो कहते हैं यही एक दिन जो है ना वो वीक्स में कन्वर्ट होगा, और यही वीक्स मंथ्स में, और यही मंथ्स ईयर्स में। तो फिर आपको महसूस होना शुरू होगा कि हाँ ये मतलब छोटी बात नहीं थी। अच्छा, इसको रॉबिन भाई कहते हैं माइक्रो विन्स। वो कहते हैं ये छोटी छोटी विन होती है आपकी। आज के दिन में सुबह टाइम से मैंने अपना जो रूटीन थी उसके मुताबिक गुजार ली, अपने प्लान के मुताबिक, तो ये आपकी एक दिन की ऑप्टिमाइजेशन हो गई, आप एक दिन जीत गए। तो नेक्स्ट डे अगर आप सिर्फ उसी दिन के बारे में ही सोच सोच के चलेंगे ना, तो मैं सही बताऊं आपके दिमाग का क्लटर भी आधा निकल जाएगा। तो डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है, कभी कभी नहीं। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला उन्होंने बड़ा मजे का बताया कि देखिए 1% अगर आप एक दिन इंप्रूव करें, आप अपनी किसी एक चीज पे काम करें, एक हैबिट पकड़ें, उसको सिर्फ आज की तारीख में आपने ना एक लिमिट तक काम करना है, तो 1% इंप्रूवमेंट आ जाएगी एक दिन में, 30 दिन में 30%, और फिर पूरे साल में यू विल बी मतलब अनरिकग्नाइजेबल। आप 365% इंप्रूव कर देंगे। बस इसमें एक चीज है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये कर नहीं लेंगे ना, तो फायदा कोई नहीं है। स्मॉल डेली सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। देखिए दिखने में लगता है कि ये तो मैं छोटा सा काम है, ये बड़ा कोई काम है जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन उसको डेली बेसिस पे जब आप करते जाएंगे ना, आपके जो रिजल्ट्स हैं ना वो इतने एम्पलीफाइड होंगे, आप खुद हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया। तो इसमें की जो है, की इंग्रेडिएंट ऑफ मास्टरी इज कंसिस्टेंसी। इसको आपने हमेशा याद रखना है। तो अच्छा, अब इसमें ये मैंने दोबारा वो वाली अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस यहाँ पे कोट की, ताकि हमें ये रिमाइंडर रहे कि ये डेली प्रैक्टिस रहेगी हमारी कि जी द बेस्ट ऑफ डीड्स आर दोज विच आर डन रेगुलरली इवन इफ दे आर फ्यू। मतलब छोटे से छोटा अमल भी है ना, अच्छा, उसको जब तक आप रेगुलरली नहीं करोगे ना, तो उसका फायदा नहीं है। सबसे बेहतरीन ही अमल वो है जो छोटा हो बेशक, लेकिन रेगुलर किया जाए। अच्छा, इसके बारे में भी ना इमाम हसन की एक बड़ी ये इमाम हसन अल बसरी की एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया जो है ना वो 3 दिन की है। कल का दिन था जो चला गया, ठीक है, और दोबारा नहीं आएगा। आज का दिन है जिसपे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जो कल आने वाली है वो तो आपको पता ही नहीं है कि आप उस पे पहुंचोगे कि नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे ना सिर्फ आज के एक दिन के ऊपर फोकस करना है, एक दिन पे काम करना है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने टास्क फॉर द वीक की तरफ। अभी तक का जो मेरा सेशन था वो बस इतना ही, मैंने ये चैप्टर 10 ही सिर्फ कंप्लीट किया, मैंने जान के आगे नहीं किया, क्योंकि आगे तो और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, काफी सारे हैं अभी। तो छोटे छोटे जब तक अमल में नहीं आएंगे ना, तो उनका फिर फायदा नहीं रहता, मजा नहीं आता। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, सॉरी मैं आप सबको अभी अनम्यूट भी कर देती हूँ, हम इस पर डिस्कस भी कर लेंगे। छोटा सा मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि टास्क जिसको मैंने पहले भी बताया था, अब हमने उसमें एक एडिशन किया है कि हमने ये जो 4 एम्पायर्स है ना, इनको बिल्ड करने के लिए भी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी है। ठीक है, बाकी चीजें भी। टास्क को मैंने ना एक वर्कशीट बनाई है छोटी सी, बिल्कुल सिंपल सी, ताकि ज्यादा मुश्किल ना हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको एक समझाने के लिए बताया, आपको एक्सेल या पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में मैं शेयर कर दूंगी। करना क्या है कि अपनी फिजिकल सेट के ऊपर भी सबसे पहले काम करना है। अपनी ये उसमें 3 चीजें आएंगी, सिर्फ एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप। मैं नहीं कह रही कि अभी प्लान बना दे इसका बैठ के, नो। आपने ना, जैसे हमने कहा ना 1% इंप्रूवमेंट, तो बस 1% इंप्रूवमेंट ही करनी है। एक्सरसाइज में आप चाहे कहें कि चलो मैं 5 मिनट के लिए मैंने वॉक कर लिया आज। स्लीप के लिए आप कहें कि अच्छा मैं पहले से 10 मिनट पहले सो गया। इतना इतना भी आप करेंगे ना, तो दैट विल बी इनफ। और लेकिन इसको कंसिस्टेंसी से करना है, और उसको नोट डाउन करना है कि आज की एक्शन में मैंने क्या किया। मैंने 5 मिनट एक्सरसाइज की, मैंने 10 मिनट पहले मैंने सोया, और सुबह को 10 मिनट पहले उठ गया। और ये मतलब ये टाइमिंग थी मेरी जो भी।
उसमें प्रोग्रेस आपको कितनी लगी, 1%, 2%, या आप इसको 10 की नंबर पे भी वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए नोट्स भी बनाने हैं उसी दिन। ये एक दिन का काम है, इसमें ना मैं सही बताऊं 15 मिनट लगेंगे आपको। ये एक फॉर्मेट है छोटा सा, आप एक्सेल में बैठ के छोटा छोटा लिख सकते हैं कि आज अच्छा मुझसे ये वाली गलती हुई थी, इसको ना कल नहीं मैंने करना। नोट्स फॉर इम्प्रूवमेंट में आपने ये काम करना है। ठीक है। इमोशनल कंट्रोल भी ऐसे ही आप देखेंगे कि मेरा कौन सा इमोशन है जो पहले पहले तो अपने बारे में आपने लिखा लिखा लिख लिया होगा ना कुछ तो, कि मेरा नैरेटिव अभी तक क्या था और अब आगे क्या होने वाला है इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर जब आप लिखोगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने सॉलिट्यूड प्रैक्टिस की कि नहीं। ये भी तीनों चीजें आप मेंटल लेवल में भी ऐसी है कि बुक रीडिंग, जो भी आप स्किल चाहते हैं उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ना है। कोई आर्टिकल पढ़ लें, कुछ भी, ये सुबह के वक्त में आप कर रहे होंगे, शुरू कर देंगे अब इंशाल्लाह। तो उसमें भी आपने यही काम करना है कि जी आप अपने सेम उसी पैटर्न पे कि आज मैंने कितना किया। अगर एक बुक है जो आप चाह रहे हैं कि 1-2 महीने में खत्म कर लूं, क्योंकि ये मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंस मेरी फील्ड है, तो मैं कहूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर मैंने कोई आर्टिकल पढ़ना है और ये बड़ा आर्टिकल, इसको समझने की जरूरत है, तो मैं उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, 5 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, तो डेली 2 सफ़र भी पढ़ लूँ। अब आप खुद सोचे ना कि अगर मैं सिर्फ 2 सफ़ों का वो रखूं अपने पास टारगेट, और मैं वाकई 2 सफ़े पढ़ लूँ, तो एटलीस्ट 10 पेजेस में 5 दिन में तो पढ़ ही लूंगी ना, जो कि हम समटाइम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से, और स्पिरिचुअल में हमने अभी सिर्फ 3 चीजें ही रखनी है कि ये डेली करनी है, लेकिन लाजमी जिक्र में सिर्फ आप, मैं कह रही हूँ कि सुबहान अल्लाह आपने सिर्फ 10 दफा कह दिया ना, लेकिन उस सोच से कह दिया जिस सोच से कहना चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मच मोर थिंग्स, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर लिटिल इंप्रूवमेंट्स, 1% इंप्रूवमेंट इन एवरी एवरी सेक्शन। तो ये 4 एम्पायर्स को बिल्ड करना है, ये एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन ये है कि हमने अपनी डिस्ट्रैक्शन और एडिक्शन जो भी हम पकड़ के बैठे हैं उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ नोट करना है। लिखने से आपको पता है बहुत बहुत चेंज आता है। आप लिख चुके होते हैं ना, तो आपका एक समझ कि आपकी शेयरिंग हो जाती है किसी के साथ, कि हाँ मैंने शेयर कर लिया। जैसे आप कहते हैं ना किसी को बता के आपको सुकून भी होता है समटाइम, तो आप शेयर करते हैं हाँ मैंने, मेरी ये डिस्ट्रैक्शन थी, अब मैंने इस पे काम करना है, इससे मुझे इफेक्ट कैसे किया, किस टाइम पे मैं इसमें घुसा, और उसके अगेंस्ट मुझे क्या कर लेना चाहिए था, अल्टरनेटिव पॉजिटिव एक्शन क्या था। अच्छा, फिर आप एक एनालिसिस छोटा सा उसी दिन में बैठ के देंगे, अच्छा आज किस चीज ने ज्यादा बेहतर काम किया जी, किस में, और कहाँ पे मैं नहीं कर सका, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए, नेक्स्ट एक्शन मेरे क्या होने चाहिए। मतलब इन सब चीजों को छोटा छोटा बस प्लान करें, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल इज दिस। इसमें मजीद क्लैरिटी चाहिए होगी तो हम ग्रुप में इसको डिस्कस कर लेंगे, और अभी किसी के भी सवाल हो तो मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ, बल्कि हैंड रेस कर दीजिए जिसको भी कोई क्वेश्चन है तो। मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देती हूँ।